नमस्कार। मंगलमय सभी छात्रों को आज हम कक्षा 10 में अपनी जो कृतिका पुस्तक है उसका पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक है कमलेश्वर जी। इस कहानी में उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे, उन अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता प्रतंत्रता की बनी हुई है। यानी कि हम आज आज़ाद हैं, परंतु हमारे नेताओं की मानसिकता आज भी गुलामी जैसी है। ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने पर हमारी सरकार अपने कामकाज छोड़कर उसके आगमन की तैयारी और स्वागत से संपूर्ण जो सरकार है, महकमा है, सब लग जाते हैं और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को लगाने के लिए अपनी नाक कटाने को तत्पर दिखा देते हैं। इस प्रकार यह व्यंग प्रधान कहानी है। देखिए, रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी। उनके आगमन की चर्चा रोज लंदन के अखबारों में हो रही थी, तैयारियां चल रही थी। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन सा सूट पहनेगी, इसे लेकर वहाँ के दर्जी परेशान थे और इनके आने से पहले रानी के सेक्रेटरी आदि सुरक्षा की दृष्टि से भारत का दौरा पहले ही कर लेना चाहते थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में जो भी खबरें छपती थी ना, अगले दिन वो हिंदुस्तान के अखबारों में चिपके नजर आती थी। जैसी खबर वहां निकलती थी, ऐसी अगले दिन यहां पर निकलती थी कि रानी किस प्रकार के सूट पहनेगी, उन्हें कौन सा रंग पसंद है। तो उनके लिए एक हल्के नीले रंग का सूट बनवाया गया, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया और उसका खर्च बताते हैं 400 पाउंड आया था। फिर तो रानी के नौकर, बावर्चियों, खानम खाओं और अंगरक्षकों की पूरी जीवनी अखबारों में छपने लगी। यहां तक कि शाही महल के कुत्तों की तस्वीरें भी अखबारों में छपने लगी। इस तरह शंख इंग्लैंड में बज रहा था और उसकी गूंज भारत में सुनाई दे रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था और देखते ही देखते दिल्ली का कायापलट होने लगा। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक यकायक गायब हो गई थी। हथियारबंद पहरेदार गश्त लगा रहे थे और लाट की नाक चली गई। हिंदुस्तान के जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी, वे तो अजाल घरों में पहुंचा दी गई थी, किंतु रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक न हो, यह कैसे हो सकता है। नेताओं की चिंता बढ़ी, मीटिंग बुलाई गई और कहने लगे यदि नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह पाएगी। अर्थात यहां नाक का मतलब इज्जत से है। मीटिंग में निर्णय हुआ, उसके अनुसार एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया गया। मूर्तिकार उपस्थित हुआ। उसने सभी उतरे हुए चेहरे देखे। उनकी बुरी हालत को देखकर मूर्तिकार की आंखों में भी आंसू आ गए। इतने में ही मूर्तिकार को एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। यह आवाज से कानों में आई। मूर्तिकार ने हमें भरी, क्योंकि मूर्तिकार को पैसा यह था कि साहब मूर्ति लग जाएगी, मूर्ति पर जो नाक है वो लग जाएगी। पर मुझे आपको यह बताना होगा कि पत्थर कहां से लाया गया था, इसका आपको मुझे बताना होगा। यह सुनकर के सारे हुक्मरानों के, नेताओं की भौंस उकड़ गई और वो सोच विचार में पड़ गए। आनन फानन में उन्होंने पुरातत्व विभाग के क्लर्क को बुलाया और उससे कहा, भाई इस लाख की जो नाक है उसका जरूर कहीं ना कहीं फाइल होगी, उस फाइल को ढूंढिएगा। तो उस क्लर्क ने, बेचारे ने सारी फाइलें देखी, ढूंढी, परंतु कहीं उसके बारे में कोई जानकारी उसे नहीं मिली। उसके बाद फिर सभा हुई। सबके चेहरे उतरे हुए थे, सबके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। फिर एक कमेटी बनाकर उस नाक की जिम्मेदारी उस कमेटी पर डाल दी गई। अब मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार ने आश्वासन दिया, परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा पत्थर खोज लाऊंगा। कमेटी की जान में जान आई। सभापति ने बड़े गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज देश के गर्भ में छिपी है, जरूरत खोजने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी,
इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा भाषण अखबार में छप गया, क्योंकि बड़े नेताओं की बात अखबार में बहुत जल्दी छपती है। तो मूर्तिकार पत्थर की खोज में निकल पड़ा। कुछ दिन बाद हताश लौटा, निराश होकर के। पत्थर नहीं मिला। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर मुझे कहीं नहीं मिला। यह पत्थर लगता है विदेशी है। सभापति ने फटकार लगाई। तब मूर्तिकार ने एक और सलाह देने के लिए इस शर्त पर कहा कि यह बात अखबारों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में कुछ चमक आई और चपरासी से सभी दरवाजे बंद करा दिए। मूर्तिकार ने सलाह दी कि देश में अपने नेताओं की मूर्ति है, अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, ऐसे उसने कुछ कहा, जिसकी नाक इस लाठ पर ठीक बैठेगी उसे उतार लिया जाएगा। यह सुन कुछ खुशी लौटने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। मूर्तिकार देश के दौरे पर निकल पड़ा। एक के बाद एक दूसरे प्रदेश, एक मूर्ति के बाद दूसरी मूर्ति की नाक टटोलने लगा, नापने लगा। दिल्ली से मुंबई, वहां दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर, सबकी नाकें टटोली। गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई, इन सब की मूर्तियों को परखा और फिर बंगाल की ओर चला। वहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, सबकी नाकों की नाप ली। फिर बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया। आजाद, बिस्मिल, जवाहरलाल नेहरू, मालवीय जी, इन सब की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास पहुंचा। जहां जहां तैमूर केरल का दौड़ता करता हुआ पंजाब पहुंचा, और लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों का सामना किया और अंत में दिल्ली पहुंचकर अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया हूं साहब, सब मूर्तियां देखाया और सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से हमारे सभी नेताओं की नाक लंबी थी। मूर्तिकार से यह बयान सुनकर सारे हुक्मरानों जो है वो हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने आगे और बताया कि मैंने सुना है कि बिहार जो विधानसभा है, विधान भवन है, उसके सामने सन 1942 में कुछ बच्चे शहीद हुए थे। वहां उनकी मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। बताइए अब मैं क्या करूं? सब सोचे पड़ गए, परंतु मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था। राजधानी में अन्य सभी तैयारियां चल रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलकर नहला, उस पर रोगन करना, रंग करना, उसको बिल्कुल एकदम तैयार कर दिया गया। सिर्फ नाक न होने के कारण बड़े बड़े हुक्मरानों में खलबली मची हुई थी। इधर मूर्तिकार ने फिर शर्त दोहराई। कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए जिसमें कमेटी बैठी हुई थी। मूर्तिकार ने एक नई योजना पेश की। नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। अर्थात उस समय हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ के आसपास थी। मूर्तिकार की इस नई सलाह से सभा में सन्नाटा छा गया। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार ने कहा, आप लोग घबराते क्यों हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, यानी कि नाक देखना मेरा काम है। आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। सभा में खानाफूसी होने लगी और इतना होने के बाद मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबार में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की जो लाट है उस पर नाक लग रही है। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर उसमें साफ पानी डाला गया, जिससे जिंदा नाक लगाए जाने वाली नाक सूख न जाए। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद बताए हल से परेशान था। उसने फिर जिंदा नाक लाने के लिए कमेटी से कुछ मदद मांगी। वह उसे मदद यह कहते हुए दी गई कि उस दिन हर हाल में नाक लग जानी चाहिए। वह दिन आ गया और जॉर्ज पंचम की नाक भी लग गई। सभी अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। जिस दिन जॉर्ज पंचम के बुत पर जिंदा नाक लगाई गई, अर्थात उसकी मूर्ति पर जिंदा नाक लगाई गई, उस दिन देश में किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई।
किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, अखबार में किसी का चित्र नहीं छपा, सब अखबार खाली थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि विदेशी लोगों के सामने अपनी नाक कुछ भी नहीं है। ये हमारे देश की सरकारों का काम रहा है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमारे देश के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पर किसी विदेशी की मूर्ति हो, तो किसी व्यक्ति ने पत्थर मारकर जॉर्ज पंचम की नाक तोड़ दी थी, जबकि वहाँ पहरा भी था, और पहरे के बीच में ही उसकी नाक टूट गई। उस नाक को लगाने के लिए हमारे हुक्मरानों में इतनी बेचैनी थी कि इसके लिए चाहे अपनी नाक कट जाए, परंतु एलिजाबेथ के सामने जॉर्ज पंचम की नाक लगी होनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको पाठ समझ आया होगा। एक बार फिर आप अपनी नोटबुक में जो इसके प्रश्न उत्तर हैं साफ साफ तथा स्पष्टता से लिख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।